हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज शुरुआत करेंगे चैप्टर 9 की एंड द नेम इज द अपील टू अथॉरिटी। बहुत ही जल्द एमसीक्यू सेशन शुरू होने वाला है, तो उसके लिए अच्छा रहेगा कि आप लोग प्लेलिस्ट से अपनी प्रिपरेशंस को इंटैक्ट रखिए। सोशल, कमर्शियल, टेक्नोलॉजिकल, इंटेलेक्चुअल हर लेवल पर इंग्लिश लैंग्वेज में चेंजेस आ रहे थे और दो मेजर इंसिडेंट्स भी हुए थे। वन इज सिविल वॉर ऑफ 1640 और उसके बाद चार्ल्स टू किंग का रेस्टोरेशन हुआ 1660 में, जिसको कि हम रेस्टोरेशन पीरियड से भी जानते हैं। और 1660s में ही रॉयल सोसाइटी क्रिएट हुई। रॉयल सोसाइटी जो कि इंग्लिश साइंटिफिक एंडेवर्स पर बेस्ड थी, इसके बारे में हम अभी थोड़ा सा डिटेल में भी जान लेते हैं। रॉयल सोसाइटी अपने आप में ही एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल इवेंट है। रॉयल सोसाइटी, जिसको कि फॉर्मली रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन फॉर इम्प्रूविंग नेचुरल नॉलेज, आप यहाँ नाम से ही समझ जाएंगे कि इसका पर्पस क्या था। एक सोसाइटी है इन यूके, नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस, फाउंडेड ऑन 28 नवंबर 1660। कौन सी ईयर में फाउंड हुई थी, पर्पस क्या है, वो सब कुछ आ सकता है आपको क्वेश्चन में। इट वॉज ग्रांटेड अ रॉयल चार्टर बाय किंग चार्ल्स टू as the Royal Society and is the oldest continuously existing scientific academy in the world। अभी भी एग्जिस्ट करती हैं। अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो गूगल सर्च करके आपको इजीली मिल जाएगा रॉयल सोसाइटी के बारे में। रॉयल सोसाइटी काफ़ी पॉपुलर थी, आज भी है। इट served as the coordinator and clearing house for English scientific endeavors, proposed a solution in which the English language would play a crucial role। तो रॉयल सोसाइटी जो एक्चुअली तो साइंटिफिक पर्पसेस के लिए बनी थी, लेकिन इन्होंने ही कहा कि लैंग्वेज का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एंड अमंग दी मेंबरशिप द लीडिंग प्रोपोनेंट्स ऑफ दिस सोल्यूशन वर रिलीजियस मॉडरेट्स। इनकी हम डिटेल में बात करेंगे, अभी आप टर्म्स देख लीजिए। रिलीजियस मॉडरेट्स, लेटिट्यूडिनेरियन, एंग्लिकन्स एंड मॉडरेट प्यूरिटन्स। So they argued that the English prose of scientists should be stripped of ornamentation and emotive language। तो इन्होंने कहा कि एटलीस्ट साइंस के लिए हमें किसी भी तरीके की इमोटिव लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है। लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, वेरी प्लेन, वेरी प्रिसाइज एंड वेरी क्लियर। अब इन तीनों को एक बार जान लेते हैं। रिलीजियस मॉडरेट्स कौन होते थे, लेटिट्यूडिनेरियन एंग्लिकन्स कौन होते थे और मॉडरेट प्यूरिटन्स कौन होते थे। राइट, मॉडरेट्स बिलीव डीपली इन देयर रिलीजन, इन देयर सोशल प्रैक्टिसेस एंड इन दी ट्रूथ ऑफ साइंसेस। ऐसा नहीं कि रिलीजन में बिलीव नहीं करते थे, एक तरीके से यू कैन से रिलीजन और साइंस का बैलेंस लेकर चलते थे। लेटिट्यूडिनेरियन or latitude men were initially a group of 17th century English theologians, religion से related ही, clerics and academics from the University of Cambridge। So they used to be from the University of Cambridge, काफ़ी educated clerics and academics। And moderate puritans protestants होते थे 16th और 17th century में, जो कि churches में कैथोलिक प्रैक्टिसेस में रिफॉर्म करना चाहते थे, उन्हें चेंज करना चाहते थे। उस टाइम के कुछ प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज को भी हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि जॉन लॉक, जो कि एक इंग्लिश फिलोसोफर थे, फिजिशियन थे, और इनको इनफैक्ट फादर ऑफ लिबरलिज्म भी कहा जाता है। लाइफ स्पैन भी देख लीजिए। जॉन लॉक का आइडिया देखते हैं अबाउट लैंग्वेज इन द एसे ऑफ ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। एसे ऑफ ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग रिटन बाय whom, दैट कैन बी ए क्वेश्चन, एंड एल्सवेयर इन हिज राइटिंग। सिर्फ इस ऐसे में ही नहीं, लगभग हर जगह उन्होंने लैंग्वेज के बारे में यही सेम बात कही है। ही वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय लेटिट्यूडिनेरियंस of the Royal Society and he wished that the qualities desired for scientific prose could be extended to all prose। कि जितनी भी, जैसे भी हमें राइटिंग की ज़रूरत है, जैसे कि प्लेन राइटिंग बोला गया था साइंटिस्ट्स के द्वारा यूज़ की जानी चाहिए, प्लेन नॉन इमोटिव, तो उन्होंने कहा कि इसी तरीके की लैंग्वेज फिर सभी प्रोजेस में, यानी कि लिटरेचर की बाकी फॉर्म्स में भी प्रिवेल कर सकती है, नॉट ओनली इन साइंस। इंग्लैंड में किस तरीके का माहौल चल रहा था, द टेम्पर ऑफ 18th सेंचुरी, वो देखेंगे हम। इंग्लैंड, द एज वॉज कैरेक्टराइज बाय अ सर्च ऑफ स्टेबिलिटी। अब लोग चाहते थे कि लैंग्वेज स्टैंडर्डाइज हो जाए, कहीं अलग बोली जाती है, कहीं अलग डायलेक्ट है, कहीं अलग स्पेलिंग है। लैंग्वेज की स्टेबिलिटी आना बहुत ज़रूरी है। वन ऑफ द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक टू बी मेंशन इज अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ऑर्डर एंड द वैल्यू ऑफ रेगुलेशन। यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी। The spirit of scientific rationalism in philosophy was reflected in many other domains of thought।
साइंस में जो लॉजिकल चीज़ें होती हैं, जो रैशनलिज्म होता है, वो सोसाइटी में, फिलोसफी में भी नज़र आने लगा था, नॉट ओनली इन लिटरेचर बट ऑल्सो इन लैंग्वेज। लैटिन वॉज लुक्ड अपॉन एज अ मॉडल। लैटिन का प्लेस हमेशा से हाई रहा है, थोड़ा सा उसको एक मॉडल की तरह, एक बेंचमार्क की तरह, एपिटमी की तरह देखा जाता है। एंड क्लासिकल प्रेसिडेंट वॉज ऑफन जनरलाइज्ड इनटू परसेप्ट कि लैटिन जो है एक क्लासिकल वर्शिपेबल लैंग्वेज है। 18th century English people were increasingly conscious of ways in which their own achievements could be judged as surpassing those of ancient world. Ancient world से 18th century बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थी और वो अपने आप को एक कंपटीशन स्टेज में रखते थे हमेशा एंशियंट राइटर्स के साथ। एटीट्यूड, अभी तो मैंने नॉर्मल लोगों का एटीट्यूड बताया, अब एटीट्यूड देखते हैं टुवर्ड्स द लैंग्वेज। Now, for the first time, attention was turned to the grammar and it was discovered that English had no grammar. तो जो भी उस टाइम के राइटर्स और मेजर प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज एकेडमिक्स थे, उनको ऐसा लगा कि ग्रामर को भी थोड़ी सी फिक्सेशन की, थोड़ी फाइन ट्यूनिंग की ज़रूरत है। एट एनी रेट इट्स ग्रामर वॉज लार्जली अनकोडिफाइड, किसी तरीके के कोई कोड्स नहीं थे, कोई फिक्स्ड मीनिंग नहीं था, अनसिस्टमाइज्ड थी। The ancient language had been reduced to rule. One knew that was right and what was wrong, but in English everything was uncertain. इन लोगों को मैंने आपको पहले ही बताया कि एंशियंट टाइम से अपना कंपैरिजन किया करते थे एंड दे थॉट कि एंशियंट टाइम में लैंग्वेज वाज ओके एंड फिक्स, बट नाउ इट इज अनसर्टेन। वन लर्न टू स्पीक एंड राइट एज वन लर्न टू वॉक। जैसे हम चलते हैं ना, चलना सीखता है एक बच्चा तो बिना किसी रूल की चलता है, कोई अपने तरीके से चल रहा है, कोई अपने तरीके से, वैसे ही लैंग्वेज के साथ भी हो रहा था। And in many matters of the grammatical usage, there was much variation even among educated people. So, in its effort to set up a standard of correctness in language, the rationalistic spirit of 18th century showed itself in the attempt to settle disputed points logically. तो उन्होंने फाइंड आउट करना शुरू किया कहाँ कहाँ पर क्या क्या अलग अलग बोला जाता है, उसको कंबाइन किया जाए और यूनिफॉर्म किया जाए, हर चीज़ के लिए एक रीजनिंग दी जाए, एंड दे नेवर रीच टू एनी फॉल्स कंक्लूशंस। अब एक वर्ड की बात करते हैं, दैट इज एसरटेनमेंट। ये सिर्फ हमारा टॉपिक ही नहीं है, एक इम्पॉर्टेंट वर्ड भी है, इसको डिस्कस करेंगे। 18th सेंचुरी अटेम्प्ट्स टू कोडिफाई इंग्लिश लैंग्वेज, यही मैंने आपको बताया, और 3 मेन हेडिंग्स कह सकते हैं इसकी, टू रिड्यूस द लैंग्वेज टू रूल, राइट, एंड सेट अप अ स्टैंडर्ड ऑफ करेक्ट यूसेज, टू रिफाइन इट, पॉलिश किया जाए लैंग्वेज को, दैट इज टू रिमूव supposed defects and introduce certain improvements and to fix it permanently in the desired form, और वही फॉर्म लकीली हमें भी आज मिल रही है देखने को। A very popular writer of that time, John Dryden, and the writer of Macflecknoe, अगर आप में से किसी ने पढ़ी है, देखते हैं वो लैंग्वेज के बारे में क्या कहते हैं। We have yet no prosodia, not so much as a tolerable dictionary or a grammar, so that our language is in अ मैनर बाबरस। हमारे पास कोई प्रोसोडिक नहीं है, यानी कि कोई रूल्स रेगुलेशंस, कोई फॉर्मेशन नहीं है, और कोई अच्छी सी डिक्शनरी भी नहीं है, कोई परफेक्ट ग्रामर नहीं है, लैंग्वेज हमारी बहुत ही क्रूअल है। 1679 में उन्होंने ट्रोइलस एंड क्रेसिडा नाम का प्ले भी लिखा, जो कि उन्होंने उस टाइम के अर्ल को डेडिकेट किया था। किसको डेडिकेट किया था, वो क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने अलग से हाईलाइट किया है। He says how barbarously, yeah, how with cruelty we yet write and speak, your lordship knows, and I am sufficiently sensible in my own English, for I am often put to a stand in considering whether what I write be the idiom of the tongue or false grammar। तो उन्होंने कहा कि मैं तो बड़ी सावधानी से लिखता हूँ, लेकिन लैंग्वेज ठीक से काम नहीं कर रही है। And he adds, I am desirous, if it were possible, that we might all write with the same certainty of words and purity of phrase। काश हम सब लोग एक तरीके से लिख पाते, सेम स्पेलिंग, सेम वोकेबुलरी एंड सिमिलर काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड रूल्स फॉर द लैंग्वेज, टू विच द इटालियंस फर्स्ट अराइव्ड एंड आफ्टर देम द फ्रेंच। इटालियंस और फ्रेंच ने तो अपने आप को कॉडिफाई कर लिए, at least that we might advance so far as our tongue is capable of such a standard। तो हमारी टंग, हमारी लैंग्वेज भी केपेबल है कि उसको फिक्स किया जाए, और हमें ये करना चाहिए।
In 18th century, the need for standardization and regulation was summed up in the word ascertainment. Ascertainment, मैंने आपको कहा था कि ये सिर्फ टॉपिक नहीं है, ये एक वर्ड है important. The force of this word then was somewhat different from that which it has today. आजकल का मीनिंग नहीं था assertion का. To ascertain was not so much to learn by inquiry as to settle a matter, to render it certain and free from doubt. डॉक्टर जॉनसन ने डिफाइन किया एसरटेनमेंट को, वो देखते हैं. अ सेटल्ड रूल एंड एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड. तो एसरटेनमेंट का मतलब था कि एक रूल को एस्टैब्लिश कर दिया जाए, और आजकल का रूल है कि वी लर्न बाय इंक्वायरी. एंड इट वाज इन दिस सेंस दैट स्विफ्ट, जॉनथन स्विफ्ट, जिन्होंने गुलिवर ट्रेवल्स लिखी है, the verb in his proposal for correcting, improving and ascertaining the English tongue. तो जॉनथन स्विफ्ट ने कहा कि लैंग्वेज को हमें एसरटेन करने की, करेक्ट करने की और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है. और डॉक्टर जॉनसन ने कहा कि एसरटेन का मतलब ही है कि वी एस्टैब्लिश अ स्टैंडर्ड रूल और स्टैंडर्डाइजेशन. तो नेक्स्ट टॉपिक में हम रिफाइनिंग ऑफ द लैंग्वेज कवर करेंगे. टॉपिक नंबर 190 होगा वो हमारा, और बहुत ही जल्दी हमारे हिस्ट्री टॉपिक्स खत्म होने वाले हैं. दैट इज़ अ गुड न्यूज़. और एमसीक्यू सेशंस और फोनेटिक्स भी शुरू हो जाएंगे. टेलीग्राम ग्रुप को जल्दी से जल्दी ज्वाइन करिए, जिससे कि आपकी बहुत ही रेगुलर लेवल पर एमसीक्यू प्रैक्टिस होती रहे. डेली आई गिव वन टॉपिक जिसका कि एग्जाम या टेस्ट या एमसीक्यू सेशन नेक्स्ट डे कंडक्ट किया जाता है. तो अगर अभी किसी ने ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज गो फॉर इट टुडे. प्लेलिस्ट के थ्रू अपनी प्रिपरेशन को इंटैक्ट रखिए. मैं हर वीडियो में कह रही हूँ, बार बार कह रही हूँ, बिकॉज इट हैज़ गॉट अ रेलेवेंस. और हर वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट देखिए, और नोट पैड, कोई नोटबुक, कोई रजिस्टर साथ में रख के देखिए कि बाद में आपको सिर्फ इतना काम करना है कि अपने लिखे हुए नोट से पढ़ाई करनी हो. अगले वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 9 का ही पार्ट 2. तो करते रहिए अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से. कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग द चैनल एंड प्रोवाइड योर वैल्यूएबल फीडबैक इन द फॉर्म ऑफ कमेंट्स.